नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र शासने राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की टॉप हेडलाइन। दस 459 पुलिस कर्मियों को मिलेगा आज नियुक्ति पत्र। पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार देंगे लेटर। 8,246 सिपाही और 2,213 अवर निरीक्षक शामिल। क्या जहर की वजह से हुई थी सिंगर ब्रजेश किशोर की मौत? चेहरे से लेकर हाथ के पैर नाखून का रंग हो चुका था नीला। परिवार ने साधी चुप्पी। पटना यूनिवर्सिटी में क्यों किसी दल का नहीं है एकाधिकार? पटना यूनिवर्सिटी में बाहुबल, धनबल और जाति की सियासत है भारी। बिहार कृषि विवि ने इजाद की धान की नई किस्म। किसानों को समृद्ध करेंगे नई किस्म की सबौर मंसूरी धान। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सीएम नीतीश कुमार आज एक बार फिर से गांधी मैदान में 10,459 पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र देंगे। इनमें 8,200 सिपाही और 2,213 अवर निरीक्षक शामिल है। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को लेकर गांधी मैदान में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि इस वर्ष अंतिम जुलाई में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गई थी। नवनियुक्त पुलिस कर्मियों का चरित्र सत्यापन और मेडिकल जांच पूरा कर लिया गया है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि करीब 10,500 नए पुलिसकर्मी मिलने के बाद राज्य में पुलिसकर्मियों की संख्या 1 लाख से पार हो जाएगी। आपको बता दें कि बिहार पुलिस में नियमित नियुक्ति के अलावा संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों की भी नियुक्ति की जा रही है। संविदा के आधार पर 140 पुलिस पदाधिकारियों का चयन हो चुका है। इससे पहले पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में खुले मन से कंपूरी ठाकुर ने मुख्यमंत्री रहते हुए नियुक्ति पत्र वितरण किया था। अब सीएम नीतीश कुमार इस इतिहास को एक बार फिर से दोहराएंगे। आपको बता दें कि बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है उसके बाद से लगातार सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है और अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। सोमवार के दिन भी सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जल संसाधन विभाग में 1006 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया था। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमारी सरकार पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई करने वाली सरकार है। उन्होंने जो वादा किया है उसे हर हाल में पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि वादे के मुताबिक जल्द ही स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख पदों पर बहाली होगी। राष्ट्रपति से सम्मानित लोक गायक ब्रजेश कुमार दुबे की मौत की वजह जहर है। यह मौत हत्या है या आत्महत्या, इस पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। सूत्रों की माने तो जब बॉडी पोस्टमार्टम के लिए उनके पास पहुंची तब तक ब्रजेश कुमार दुबे का चेहरा पूरी तरह से नीला पड़ चुका था। उनके हाथ पैर के नाखून भी नीले रंग के हो चुके थे। ऐसे लक्षण सिर्फ जहर वाले केस में ही देखने को मिलता है। दरअसल लोक गायक की मौत का मामला पूरी तरह से संदेह के घेरे में है। इस कारण पुलिस ने पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के आदेश से सोमवार की रात में ही पीएमसीएच में डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया था। पीएमसीएच के सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम के दौरान ब्रजकिशोर दुबे के शरीर के अंदर लिकोसा कंजक्शन मिला है, मतलब पेट के अंदर खून का थप्पा जमा हुआ था। यह सिर्फ जहर वाले मामले में होता है। यह तब स्पष्ट हुआ जब पोस्टमार्टम करने वाली टीम ने उनके पेट के कंटेंट को देखा। साथ ही सिर के अगले हिस्से में अंदरूनी चोट भी मिली है। इनकी मौत जहर से हुई है, इस बात की और अधिक पुष्टि के लिए बिसरा को प्रिजर्व किया गया है, जिसे एफएसएल जांच के लिए भेजा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पॉइंट वाली एक महत्वपूर्ण बात है। संभावना है कि जब डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए पहुंची थी उससे करीब 12 से 24 घंटे पहले ब्रजकिशोर दुबे की मौत हो चुकी थी। जो चौंकाने वाली बात,
सूत्रों के हवाले से आई है। उस संबंध में पाटलिपुत्र थाना की पुलिस से बात की गई। थानेदार एस के शाही ने कहा कि ब्रजेश कुमार दुबे के परिवार की तरफ से लिखित तौर पर किसी प्रकार की कोई कंप्लेन नहीं की गई है। परिवार के लोग पूरी तरह से चुप है। इस कारण शुरुआती तौर पर आत्महत्या मानते हुए पुलिस ने अपने ही बयान पर अननेचुरल डेथ का केस दर्ज किया है। थानेदार ने कहा है कि अगर पोस्टमार्टम और विसरा जांच की रिपोर्ट में जहर की बात सामने आती है तो फिर एफआईआर दर्ज की जाएगी और आगे की जांच की जाएगी। अब जहर उन्होंने खुद से खाकर आत्महत्या की या फिर हत्या की नीयत से किसी ने उन्हें खाने में जहर मिलाकर दिया और लोगों को गुमराह करने के लिए उनकी बॉडी को इस कदर रखा कि सबको लगे कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है। अब यही सवाल उठने लगे हैं। राष्ट्रपति से सम्मानित लोक गायक ब्रजेश कुमार दुबे की मौत की वजह जहर है, यह मौत हत्या है या आत्महत्या, इस पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। सूत्रों की माने तो जब बॉडी पोस्टमार्टम के लिए उनके पास पहुंची तब बृजकिशोर दुबे का चेहरा पूरी तरह से नीला पल चुका था। दो साल बाद पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव हो रहा है। पूरा कैंपस चुनाव के रंग में रंगा है। कैंडिडेट वोट मांगने में व्यस्त हैं। स्टूडेंट चुनावी माहौल का आनंद ले रहे हैं। इस बार चुनाव मैदान में एबीवीपी छात्र, जनता दल यूनाइटेड छात्र, जनता दल जन अधिकारी छात्र परिषद, एआईएसए, एआईएफएस समेत सभी विचारधारा की पार्टियां मैदान में हैं। हर कोई अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। आंकड़े बताते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी सियासत का एक ऐसा सेंटर है जहां कोई भी दल या संगठन अपने एकाधिकार या वर्चस्व का दावा नहीं कर सकता है। यहां आज भी बाहुबल, धनबल और जाति का फैक्टर आइडियोलॉजी पर भारी है। 28 साल बाद 2012 से यहां छात्र संघ के नियमित चुनाव हो रहे हैं। 2012 से 2019 के बीच में पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के 4 चुनाव हुए। इनमें एक बार भी अध्यक्ष पद किसी एक दल को लगातार दोबारा नहीं मिला। इतना ही नहीं, सेंट्रल पैनल के 5 पदों पर भी किसी दल को बहुमत नहीं मिल पाया है। हर पद पर अलग अलग दल के कैंडिडेट जीतते रहे हैं। पॉलिटिकल एनालिसिस और पटना यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस की पूर्व विभाग की अध्यक्ष शेफाली रॉय कहती हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में धनबल और बाहुबल के साथ जाति एक बड़ा फैक्टर है। वो कहती है कि अध्यक्ष जैसे अहम पदों पर भी लोग स्टूडेंट के कैलिबर की जगह उनकी जाति और उनकी पहुंच को देखकर वोट देते हैं। यहाँ विचारधारा की राजनीति नगण्य है। कैंपस की सियासत में किसी एक दल का वर्चस्व नहीं होना, क्या ये सकारात्मक संदेश है या इसमें बदलाव की जरूरत है? इस सवाल पर शेफाली रॉय कहती है कि ये राजनीति के लिए एक खतरनाक साइन है। वो कहती है कि आइडियोलॉजी और इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने की जरूरत है। मौजूदा दौर में मूल्यविहीन राजनीति की जा रही है, जबकि कैंपस की पॉलिटिक्स से निकल ही लोग प्रदेश और राष्ट्र के नेता बनते हैं। जिस परिपाटी को ये यहां से सीखेंगे उसे ही आगे बढ़ाएंगे। पटना यूनिवर्सिटी के महासचिव रह चुकी जेएनयू में पीएचडी स्कॉलर अंशु कुमारी कहती है कि पटना यूनिवर्सिटी में भैया दीदी का कल्चर हावी है। जान पहचान पर वोट करते हैं। राजनीति की समझ अभी भी यहाँ के स्टूडेंट में बहुत कम है। स्टूडेंट के बीच विचारधारा के आदान प्रदान का बड़ा गैप है। बिहार में जनता दल यू और आरजेडी जैसे क्षेत्रीय दलों के छात्र विंग तो है, लेकिन ये बस जाति तक ही सिमट कर रह जाते हैं। सोशल जस्टिस को लेकर उनकी राजनीति करने का दावा करते हैं, लेकिन अंबेडकर, लोहिया, फूले उनके विचार से गायब हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट विंग की जवाबदेही है कि वो विचार के प्रवाह को आगे बढ़ाए। अंशु कहती है कि वर्गों के बीच वर्गीकरण की शुरुआत यहाँ एडमिशन के समय से ही शुरू हो जाती है। सबसे खतरनाक तो यह है कि यहाँ जाति के आधार पर हॉस्टल अलॉट किए जाते हैं। वहां लोकतांत्रिक माहौल कैसे पनपेगा? लोकतांत्रिक माहौल के लिए जरूरी है स्टूडेंट का एक दूसरे से मेल मिलाप। जब ये एक दूसरे को जानेंगे नहीं, तब तक कैसे लोकतांत्रिक माहौल विकसित होगा? इसके कारण सीनियर जूनियर के बीच की खाई बढ़ती चली जा रही है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय दान की नई किस्म सबौर हीरा, जहां राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुई है और वर्षा आश्रित निचली भूमि में 70 क्विंटल हेक्टेयर से ज्यादा उपज दे रही है। वहीं वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी महाविश्वविद्यालय के नियंत्रणाधीन वनस्पति अनुसंधान संस्था के विज्ञानी डॉक्टर प्रकाश और उनकी टीम ने अखिल भारतीय समन्वित चावल सुधार परियोजना के अंतर्गत दूसरी नई किस्म को इजाद कर दिया है। सबौर मंसूरी नाम की यह नई किस्म मध्य अवधि सीमित सिंचाई और कम अर्वक में अन्य किस्मों की उपेक्षा
कई गुना ज्यादा उत्पादन देगी। इसकी उत्पादन क्षमता 105 क्विंटल प्रति हेक्टर और औसत उत्पादन 65 से लेकर 70 क्विंटल पर हेक्टर है। ये प्रभेद जीवाणु, झुलसा, जौका और कंडदुला के रोगों के प्रति मध्यम प्रतिरोधी है तथा तनाछेदक, भूरा कीट, बीपीएच और पत्ती लपेट के प्रति सहनशील है। इस किस्म के में प्रति पौधे 16 से 20 कल्ले जिसमें बालियां लगती रहती है। सबौर मंसूरी प्रभेद किसानों को कम खर्च में अधिक मुनाफा देगी और सिंचित और वर्षा आश्रित इलाकों के लिए कम सिंचाई में बेहतर उत्पादन देने वाली यह नई किस्म समय से बुआई हेतु धान, गेहूं, मूंग, उर्द और धान मक्का दलहनी फसल चक्र में उत्पादकों के लिए वरदान साबित होगी। इस प्रभेद का परीक्षण विगत 4 वर्षों से बिहार सहित अनेक राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पौंडीचेरी, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और हरियाणा आदि में किया जा रहा है। साथ ही इसका परीक्षण राज्य के विभिन्न जिलों किशनगंज शहरा में भी किया जा रहा था। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है क्या? है ना सर। देना। बहुत मस्त लगे आपको। ये ना सर। सर सर सर। ये ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले। चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे। चंद्रू, कहाँ ले जा रहा मुझे? किराया पूछा? उबर ऑटो है मैम, किराया सही है। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। किराए पर नोक झोंक छोड़ो, उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर, बस सोचो और चल पड़ो। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। लंदन के सेंट जेम्स पार्क से भी बड़ा सिटी पार्क कोटा में बनकर तैयार हो चुका है। करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से 71 एकड़ में बने इस पार्क का नजारा लंदन या यूरोप के किसी पार्क से कम नहीं दिखाता। पार्क के बीचों बीच 1200 मीटर लंबी एक नहर गुजरेगी। एक आर्टिफिशियल गुफा और कांच से बने ग्लास हाउस में लोग कॉफी का मजा ले सकेंगे। गोल्फ कोर्स पर बैठकर पार्क घूम सकेंगे। एक पॉइंट पर टिके उल्टे पिरामिड पर अपने ओपन थिएटर की तरह प्रोग्राम देख सकेंगे। यह पार्क कोटा के नेचुरल ऑक्सीजन फैक्ट्री बनेगा, क्योंकि यहां लगाए गए 2 लाख से ज्यादा पेड़ 8 किलोमीटर तक शहर वासियों को शुद्ध ऑक्सीजन देंगे। यहाँ मॉर्निंग, इवनिंग वॉक और बच्चों के खेलने के अलावा स्टूडेंट शांत माहौल में पढ़ाई कर सकते हैं। पक्षियों के आराम के लिए एग शेप का बंगला भी बनाया गया है। कोचिंग सिटी में अब देश भर से अपना करियर बनाने के लिए आने वाले स्टूडेंट न सिर्फ अपने आप को इस पार्क में स्ट्रेस फ्री महसूस करेंगे, बल्कि उनके रिसर्च वर्क कर सकेंगे। ऑक्सीजन पार्क का 90% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। कोटा का ऑक्सीजन पार्क दुनिया के सबसे आधुनिक पार्क में शामिल होगा। यह पहला पार्क है जिसमें 72% हिस्से में पेड़ पौधे लगाए गए हैं। बाकी 16% हिस्से में तालाब और एक आर्टिफिशियल कैनाल तैयार की जा रही है। वहीं 12% हिस्से में तरह तरह की मार्बल आर्ट जैसी मूर्तियां लगाई गई है, जिन्हें देखकर हर कोई दंग रह जाएगा। पार्क में ज्यादातर हिस्सों में छोटे बड़े अलग अलग तरह के पेड़ पौधे लगाए गए हैं। फलदार, छाया देने वाले सजावटी पेड़ पौधे पार्क में लगाए गए हैं। ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो, इसके लिए तुलसी वन और खुशबूदार फूलों के विशेष जोन बनाए गए हैं।
एक्सपर्ट की माने तो यहां जितने पेड़ लगा है उससे 8 किलोमीटर दूर तक लोग शुद्ध ऑक्सीजन को ले सकेंगे। साथ ही पार्क का टेम्परेचर भी इन पेड़ों की वजह से 5 डिग्री तक कम महसूस होगा। यूआईटी इंजीनियरिंग रविंद्र के अनुसार यहां 50,000 से ज्यादा तो बड़े पेड़ लगाए गए हैं, जिनसे डेली 1 करोड़ लीटर से ज्यादा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा। हरियाली के साथ साथ सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगी पार्क के बीचों बीच गुजरने वाली 1200 मीटर लंबी नहर। इस नहर से पेड़ पौधों को पानी दिया जाएगा। पार्क के मिडल में एक तालाब भी बनवाया गया है। तालाब के अलावा डक पॉड भी अलग से दिया है, जिसकी फेंसिंग करके बतखों को रखा जाएगा। तालाब में 24 घंटे पानी की सप्लाई के लिए यूआईटी ने पानी की टंकी का निर्माण करवाया है। वह कनेक्शन अकेलगढ़ से टंकी की तक दिया जाएगा। जोधपुर जिले के फलौदी में 81 लाख की लूट का खुलासा हो गया है। फलौदी के रायका बाग में 11 नवंबर को बिजनेसमैन रमेश गोलेछा से दिन दहाड़े 81 लाख रुपए की लूट हो गई थी। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को सोमवार को प्रतापगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी फरार हैं। दोनों आरोपियों से लूट के 40 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। साथ ही लुटेरों को कार बेचने वाले अशोक कुमार माली को भी गिरफ्तार किया गया है। जोधपुर ग्रामीण एसपी अनिल क्याल ने बताया कि 4 दिन पहले व्यापारी रमेश जैन से हुई लूट के बाद पुलिस ने स्पेशल टीम बनाई थी। टीमों ने लगातार सूचना जुटाई। पता चला कि वारदात में 4 आरोपी थे। आरोपियों की पहचान की गई। इनमें से 2 आरोपियों को सोमवार को प्रतापगढ़ से गिरफ्तार किया गया। उनकी निशानदेही पर 40 लाख रुपए जोधपुर से बरामद किए गए। आरोपियों ने जिस कार से वारदात की उसके मालिक को भी गिरफ्तार किया है। वारदात में शामिल चारों बदमाश लूट के बाद जोधपुर शहर की तरफ भागे थे। रास्ते में रुककर उन्होंने 20,25,000 के हिसाब से रकम बांटी। यहां से 2 एक साथ गए, बाकी 2 अलग चले गए। 2 आरोपी जोधपुर आए और होटल में रुके। इसके बाद किराए पर कमरा लिया और वहां पानी का कैंपर खरीदकर उसमें रकम चुकाकर जोधपुर से प्रतापगढ़ निकल गए। दोनों आरोपियों का नाम गोवर्धन और नरेश है। बाकी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। आरोपियों ने व्यापारी रमेश जैन की 2 दिन तक रैकी की थी। उन्हें यकीन था कि व्यापारी रोज मोटी रकम लेकर निकलता है। 11 नवंबर को शाम 4:30 बजे व्यापारी की स्कूटी के आगे कार लगाकर रुपयों से भरा बैग लेकर ये भाग गए थे। वारदात करने के लिए आरोपी दोपहर 12 बजे ही फलौदी पहुंच चुके थे। व्यापारी और शहरवासियों ने कड़ा विरोध कराते हुए अगले दिन बाजार बंद रखा था। साथ ही एसडीएम को ज्ञापन देकर जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग भी की थी। व्यापारियों ने अनिश्चित काल के लिए मंडी बंद रखने की घोषणा की थी। पुलिस ने 10 दिन में आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन देने के बाद कृषि मंडी व्यापार संघ ने आज से मंडी में कारोबार शुरू करवाया है। जिस विस्फोटक ने प्रदेश में दहशत फैलाई वह बिना लाइसेंस के बाजार में बिक रहे आतंकियों ने ओड़ा रेलवे लाइन ब्रिज का डेटोनेटर से उड़ाया था। पुलिस और प्रशासन के अफसर आतंक की घटना मानकर दबिश, नाकाबंदी और सख्त जांच का दावा कर रहे हैं, लेकिन सच यह है कि जिस विस्फोट से जो ओड़ा ब्रिज को उड़ाया गया वह उदयपुर संभाग में आसानी से बिना लाइसेंस के मिल रही है। मंगलवार को कुआं खुदाई के लिए विस्फोटक की जरूरत बताकर राजसमंद में ओमेड सरदारगढ़ रोड पर लाइसेंसी विक्रेता से 25 किलो विस्फोट खरीदा था। रिपोर्ट इस विस्फोट को सड़क मार्ग से उदयपुर तक लाए। रास्ते में किसी ने नहीं रोका, जबकि ओड़ा ब्रिज की घटना के बाद उदयपुर पुलिस अलर्ट मोड पर है। चौराहा होटल में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। खास बात यह है कि ओड़ा ब्रिज का उड़ाने के लिए माइनिंग में काम आने वाला 3 किलो डेटोनेटर का इस्तेमाल किया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लाइसेंसी विक्रेता से कुआं खुदाई के लिए विस्फोटक की जरूरत बताई थी। उसने चारागाह क्षेत्र में बुलाया और एक कार्टन के 4,000 रुपये मांगे। बाद में 3500 रुपये में एक कार्टन उपलब्ध करवाया। उसने रिपोर्टर से लाइसेंस नहीं मांगा। उसके बाद कार्टन लेकर मीडिया की टीम राजसमंद से लेकर उदयपुर में विभिन्न चौराहों, कलेक्ट्रेट, अभय कमाड़ आदि में
घूमे लेकिन किसी ने नहीं रोका। एसपी राजसमंद शिवलाल बैरवा बोले, विस्फोटक अवैध रूप से बिक रहा है तो गलत है, हम अभियान चला रहे हैं। सौदागरों ने कहा कि अभी डिमांड बता दो, कल आपका माल सप्लाई कर दिया जाएगा, ऐसा बताया। उदयपुर में भी विस्फोटक के साथ मीडिया की टीम फतेहपुर, सहेलिया की बाड़ी, यूआईटी सर्कल, चेतक सर्कल, एमबी अस्पताल रोड, कोर्ट चौराहा और कलेक्ट्री पहुंचे। कलेक्ट्री परिसर, पुलिस कंट्रोल रूम भी पहुंचे लेकिन कहीं जांच नहीं हुई। राजसमंद में पूर्व ब्लास्टर जो था कलकत्ता का निवासी कान कुमार सेन ने बताया कि माइंस में ब्लास्ट करने के लिए लाइसेंस धारक से विस्फोटक खरीदा जाता है। माइंस मालिक को भी कलेक्टर कार्यालय से ब्लास्ट के लिए लाइसेंस लेना होता है। सुनसान जगह डेपो बनाकर भंडारण करना होता है। खनिज विभाग के फॉरमैन या फिर ब्लास्ट का लाइसेंस धारक ही माइंस में ब्लास्ट कर सकता है। उसके लिए लाइसेंस खनिज सुरक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त करना होता है। आम आदमी किसी भी प्रकार से न तो विस्फोटक खरीद सकता है और न ही ब्लास्ट कर सकता है। वन रक्षक भर्ती परीक्षा के 12 नवंबर को दूसरी शिफ्ट में हुए एग्जाम से पहले पेपर को लीक करने के 4 आरोपी को मंगलवार को राजसमंद का कांकरोली पुलिस गिरफ्तार कर राजसमंद लाई है। उधर रेलमरागा से गिरफ्तार बिजली कर्मचारी दीपक शर्मा को पुलिस ने 8 दिन के लिए रिमांड पर लिया है। पेपर की आंसर शीट को परीक्षा से 1 घंटे पहले व्हाट्सएप पर शेयर किया गया था। मामले में मुख्य आरोपी दीपक शर्मा को गिरफ्तार करने के बाद अब कांकरोली पुलिस ने जयपुर से पवन सैनी को गिरफ्तार किया है। पवन ने दीपक को आंसर शीट भेजी थी। इसके अलावा पुलिस ने उन 3 युवकों को भी गिरफ्तार किया है जिनसे दीपक ने 6-6 लाख में डील की थी। पुलिस ने हेतराम मीणा जो कि अजयपुरा का निवासी है और दौसा जिले का है, सावलराम मीणा जो कि हीरापुर और थाना कोट खावड़ा जिला जयपुर ग्रामीण का निवासी है, राजेश कुमार मीणा जो कि हीरापुर थाना कोट खदवाना जिला जयपुर ग्रामीण का निवासी है। कांकरोली पुलिस थाना अधिकारी दुर्गा प्रसाद दजेची के अनुसार वन रक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में आज कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें दीपक कुमार शर्मा को आंसर शीट भेजने वाले मुख्य आरोपी पवन कुमार माली भी शामिल है। पवन कुमार माली के पास वन रक्षक भर्ती परीक्षा का आंसर शीट कहां से आई थी, अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। इस मामले को लेकर हर बिंदु पर जांच चल रही है और परत दर परत खुलासे होने की संभावना है। इस मामले में मुख्य आरोपी बिजली विभाग के कर्मचारी दीपक कुमार शर्मा को पुलिस ने पहले गिरफ्तार कर लिया था। 10 व्यक्तियों को पुलिस ने डिटेन करके राजसमंद ले आई थी। उसमें आज 4 को गिरफ्तार किया है। जांच जारी है। इस पूरे मामले में राजसमंद में कुल 5 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। यूपी में मैनपुरी लोकसभा, रामपुर और खतौली में विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी से है, मगर इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिना कैंडिडेट उतारे हैं एंट्री ली है। उन्होंने कहा कि पसंद माना मुस्लिम का राग बीजेपी बेवजह से लगा रही है। मुस्लिमों को लेकर बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड किसी से छिपा नहीं है। बीजेपी की नेगेटिव सोच की वजह से मुस्लिम आज भी पिछड़े हुए हैं। मायावती ने भले ही उपचुनाव को लेकर बड़ा स्टेटमेंट जारी किया हो, मगर उन्होंने उपचुनाव में अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार नहीं उतारने पर उनके वोटर्स किसके पाले में जाएंगे, किसको फायदा होगा और किसको ये नुकसान करेंगे। मैनपुरी लोकसभा समाजवादी पार्टी के संरक्षण रहे मुलायम सिंह यादव की पारिवारिक सीट मानी जाती है। इस सीट पर 4 लाख के करीब यादव आबादी तो 3 लाख के करीब शाक्य वोटर्स है। इसके बाद ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम वोटर्स आते हैं। फिलहाल डिंपल को प्रत्याशी बनाने से पहले अखिलेश यादव ने पूर्व मंत्री रहे शाक्य जाति से आने वाले को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया था। बीजेपी में शामिल हुए रघुराज सिंह शाक्य भी समाजवादी पार्टी को छोड़कर ही आए हैं। यहां यादव बनाम गैर यादव उम्मीदवार की टक्कर है। कभी शिवपाल यादव के करीबी रहे रघुराज सिंह शाक्य को बीजेपी ने डिंपल यादव के सामने उतार दिया है। फिलहाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रघुराज सिंह शाक्य के नामांकन में मैनपुरी में मौजूद रहने वाले हैं।
ऐसे में भाजपा ने पूरी ताकत के साथ प्रचार करने और सीट जीतने का दावा शुरू कर दिया है। लेकिन कभी सपाई रहे रघुराज सिंह शाक्य कितने वार्ड बीजेपी के मूल वार्ड से अलावा पाते हैं, ये एक बड़ी चुनौती भी मानी जाती है। केजीएमयू में मासूम को बाथरूम में ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया है। एडीसीपी पश्चिम चिरंजीवी नाथ सिन्हा के मुताबिक आरोपी सत्येंद्र मूल रूप से गोरखपुर के बहलगंज का रहने वाला है। एडिशनल डीसीपी ने बताया कि आरोपी ने केजीएमयू में मरीज के साथ आई मासूम को देखा और बहाने से उसको अपने साथ खींचते हुए ले गया। इसके बाद बाथरूम में ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। मासूम ने शोर मचाया तो परिजन दौड़कर आ गए। इस पर आरोपी मौके से फरार हो गया। केजीएमयू के गांधी वार्ड नंबर 4 में भर्ती मरीज के साथ 11 साल की बच्ची रुकी थी। रविवार रात करीब 12 बजे मासूम बाथरूम की तरफ अकेले गई थी कि तभी दूसरे मरीज का तीमारदार सत्येंद्र भी उसके पीछे पीछे बाथरूम में चला गया। आरोप है कि सत्येंद्र ने बच्ची को बंधक बनाकर उससे दुष्कर्म की कोशिश की। मासूम ने शोर मचाना चाहा तो उसका मुंह दबा लिया। इस पर बच्ची ने दांत से आरोपी का हाथ काटा और फिर शोर मचाया। उसकी आवाज सुनकर एक कर्मचारी बाथरूम पहुंचा तो सत्येंद्र उसे धक्का देकर भाग निकला। वारदात के बाद से वार्ड में हंगामा हो गया। डॉक्टर, स्टाफ समेत अन्य तीमारदार भी आ गए। पुलिस ने बच्ची के परिवारजन की तहरीर पर सत्येंद्र के खिलाफ गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर लिया था। एडिशनल डीसीपी के मुताबिक केजीएमयू में सुरक्षा योजना का प्रस्ताव भेजा गया है। साथ ही बाथरूम के आसपास सीसीटीवी से लैस करने के लिए कहा गया है। यही नहीं, गार्ड की संख्या भी बढ़ाने के लिए कहा जाएगा। वहीं ठाकुरगंज पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी हरदोई के संडीला निवासी सलमान को इलाके से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।